गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस 9th लेसन नंबर 11 कार्य और ऊर्जा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्य और ऊर्जा। इंग्लिश में जिसको वर्क एंड एनर्जी बोलते हैं। हम एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो हमारी हरियाणा बोर्ड की बुक है, बिल्कुल आपके ही लैंग्वेज में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्य और ऊर्जा। पहले इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कार्य और ऊर्जा में है क्या चीज़। देखिए, सदियों से हम देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। कार्य और ऊर्जा के बारे में शुरू से ही हमें ज्ञान है। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। समय समय पर इसके ऊपर रिसर्च होती रही है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे, सभी को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें कार्य और ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए भी होता क्या है। ये सभी संजीवों को जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी जीव हो, भोजन की ज़रूरत सभी को होती है। अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये किस कारण संभव है? क्योंकि हम खाना खाते हैं और खाना खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा क्या है? सूर्य है। आपको याद हो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारे पास सूर्य है। सूर्य ना हो तो हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। सारी की सारी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। नंबर एक तो वस्तु पर कोई बल लगना है या नहीं लगना, और दूसरा वस्तु अपनी जगह से हिली है या नहीं है। ये दो बातें कार्य को स्पष्ट करती हैं। जीवित रहने के लिए संजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। खाना खाने के लिए देखिए, हमें घर में बैठे हुए खाना नहीं मिल सकता। हमें खाना प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पहले जंगल होते थे, जंगलों में इधर उधर जाना पड़ता था। पौधों पक्षियों को भी खाना खाने के लिए कभी उधर कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। और जो ये गतिविधियां होती हैं, इन्हीं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। जीवों के कार्य होते हैं, मतलब ये। इन प्रक्रमों के लिए हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जो शक्ति प्राप्त होगी, हम भाषा में बोलते हैं, ताकत बोलते हैं जिसको, वो इन्हीं कार्यकलापों में जरूरत होती है हमें ऊर्जा की। कुछ अलग कार्य क्रियाकलाप हैं, जैसे खेलना, गाना, पढ़ना, लिखना, सोचना, कूदना, दौड़ना, साइकिल करते हैं, रेस लगाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, खाना बनाते हैं। तो जितनी भी हमारी क्रियाकलाप होते हैं, सभी में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वर्क और एनर्जी, इनके कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब कार्य का ऊर्जा तथा शक्ति से क्या संबंध है, कितना गहरा संबंध है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम प्रतिदिन कार्य शब्द का उपयोग करते हैं। आप कुछ भी कोई भी देख लो, आपने ये काम कर लिया, आपने वो काम कर लिया, तो यानी कि जो कार्य शब्द है, हम अपने डेली लाइफ में हर रोज़ का जो रूटीन है बार बार यूज करते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य में केवल परिमाण होता है, याद रखेंगे, कोई दिशा नहीं होती। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें केवल मतलब परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले, विज्ञान की दृष्टि से उपयोग किए जाने वाले कार्य शब्द का अर्थ अलग है। हम जो घरेलू काम करते हैं उसकी डेफिनेशन कुछ और है और विज्ञान की डेफिनेशन कुछ और है। जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा कि साइंस जो है कार्य किसको मानती है, हम कार्य किसको मानते हैं। तो जब ये भी बात हुई थी तो साइंस किसको मानती है कार्य,
भी यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो वो कार्य मानती है, अन्यथा वो कार्य नहीं मानती। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हमारा। उदाहरण लीजिए, मान लें यदि कोई विद्यार्थी गणित में 50 प्रश्न हल करता है, आमतौर पर यह कहा जाता है कि काफ़ी मेहनत कर रहा है, परंतु विज्ञान की दृष्टि से उसने कोई काम नहीं किया या बहुत थोड़ा काम किया है। देखिए ये डिफरेंस है साइंस में और आम घरेलू में। एक बच्चा दिन रात पढ़ता है तो बोलेंगे ये तो बहुत काम करता है, बहुत मेहनती करता है, लेकिन साइंस नहीं कहती वो काम कर रहा है, वो मानती है कि हो सकता है थोड़ा बहुत काम किया हो। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लेके चलें, मान लिया एक व्यक्ति पूरे दिन एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है ना, आप भी एग्जाम्पल हो, एक आदमी जो है पूरे दिन एक दीवार को धक्का देता है, इस क्रम में वह काफ़ी थक गया, पसीना पसीना हो गया, परंतु दीवार को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उसको गिरने में, उसको नीचे ढहाने में काफ़ी शक्ति लगा दी, लेकिन बात जब हम विज्ञान की करते हैं तो वो कहती है कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वो हिले ही नहीं। तो साइंस कहती है भी काम हम तभी मानेंगे जब वो अपनी जगह से हिल जाए, वो अपना मतलब उसमें विस्थापन होता है, यानी कि वो दूरी तय कर लेती है, तब काम माना जाएगा। अब घरेलू लाइफ में और साइंस की लाइफ में कार्य की डेफिनेशन तो बदल गई बिल्कुल से। मान लिया एक व्यक्ति पूरे दिन एक बड़ा सा सूटकेस सर पर लेकर खड़ा है, तो विज्ञान की भाषा में उसे हम कार्य नहीं कहेंगे। आप मान लो सर पे जो है बोझा उठाए हुए, एक बोरी सिर पे उठाई हुई है, तो आपने डिस्टेंस मूव ही नहीं की, दूरी तय नहीं की, एक जगह से हिले नहीं हो, तो साइंस कहती है इसका वर्ग 0 है, क्योंकि वो क्या देखती है, वस्तु का परिमाण देखती है, क्या परिमाण रहा। जब तक कोई परिमाण नहीं होगा तो कार्य हम 0 मानकर चलेंगे, शून्य मानते हैं। इसी प्रकार पढ़ाई के क्रम की यदि हम बात करते हैं तो विद्यार्थी मानसिक रूप से परिश्रम करता है लेकिन शारीरिक रूप से परिश्रम नहीं करता, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं है। अतः विज्ञान के दृष्टि से कार्य की परिभाषा अलग है, जो हम देंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहा है, दौड़ रहा है, शारीरिक रूप से काम कर रहा है, तो साइंस मानती है उसने काम किया है। तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है, किसे कहेंगे हम फिर विज्ञान की भाषा में हम कार्य किसको कहते हैं? विज्ञान की दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, ये समझने के लिए थोड़ी सी कुछ और परिस्थितियाँ हम आपके सामने रखते हैं। एक फुटबॉल को किक मारने पर, देखो आप जो है खेलते हैं, ज़मीन पर खेलते हैं ना, तो किक मारते हैं तो फुटबॉल जो है कुछ दूरी तय करती है, इसमें फुटबॉल पर बल लगाया गया तथा फुटबॉल कुछ दूरी तक जाती है, अतः यह कार्य हुआ। तो देखिए मान लो ये हमारी फुटबॉल है, इसके ऊपर किक मारेंगे तो हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से जो है बॉल जो है लुढ़कती है या आगे जाती है, तो साइंस कहती है वर्क इज डन, कार्य हुआ है। एक किताब है, मान लो हमारे पास कोई बुक है, ज़मीन पर से उठाकर टेबल पर रखी, यह किताब को ऊपर उठाने के लिए हमने बल लगाया। किसी भी काम को करते हैं बल तो हमारा लगता ही है, चाहे थोड़ा सा लगे चाहे ज़्यादा लगे, बल लगता है। अब वो वस्तु बल लगाने से अपनी जगह से हिलती है नहीं हिलती है, वो डिपेंड करता है हमने कितना बल लगाया। अब जो है किताब को हमने टेबल पर रख दिया, इसका मतलब काम हुआ, क्योंकि बल भी हमारा लग गया और किताब भी सरकी हमारी। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य के लिए हमारे पास 2 शर्तें हैं जो अभी हमने बात की थी। नंबर 1, किसी वस्तु पर बल लगाया जाना। सबसे पहले वो कहती है कि बल लगना चाहिए, जब तक बल नहीं लगेगा तो कार्य हम 0 मानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले क्या है, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु का विस्थापित होना, मतलब वस्तु का बल के परिणाम के अनुरूप कुछ दूरी तय करना। ये 2 काम होंगे तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। तो यदि हम इन दोनों शर्तों को देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होगा, यदि दोनों शर्तें कंडीशन क्वालिफाई हैं तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे विज्ञान के अनुसार, ये आप डेफिनेशन के, जब कोई वस्तु बल लगाने के कारण विस्थापित होता है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। कहने का मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो कुछ दूरी तय करती है तो विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। ये है इसकी हमारी
डेफिनेशन, यानी कि जब कोई वस्तु बल लगाने के कारण विस्थापित होती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। जैसा कि यदि एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली जो है कुछ दूरी तय कर लेती है, तो लड़की ने ट्रॉली पर बल भी लगाया है और ट्रॉली जो है आगे सरके भी है, इसलिए हम बोलेंगे इसको कार्य हुआ है। अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से निरूपित करते हैं देख लेते हैं। एक नियत बल द्वारा किया गया, मान लिया कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लग रहा है, F कार्य करता है, ठीक है ना। मान लो मतलब बल क्या है, फोर्स क्या है, हमारे पास F है, किसी वस्तु पर हम लगा रहे हैं और बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में दूरी तय करती है S। दूरी क्या होगी हमारी, S हो गई, ठीक है ना। ये हमारे पास बल हो गया और ये क्या होगी, दूरी होगी। तो काम क्या होगा फिर, काम मान लो हमारे पास W है। अब हमारे पास कार्य की परिभाषा क्या थी, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो कुछ दूरी तय करती है जो विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर, यानी कि काम, कार्य क्या है, बल गुणा में विस्थापन। तो कार्य को हमने W से डिनोट किया है, बल को हमने F से लिया है, विस्थापन को हमने S से लिया है, यानी कि W बराबर क्या हो गया हमारे पास, बल गुणा में दूरी भी बोलते हैं सिंपली, बल गुणा में दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दिया गया है, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है, फोर्स लगाने से ये वस्तु यहाँ तक आ गई, यानी कि इसने S दूरी तय की, तो फिर क्या हो जाएगा, W बराबर F गुणा में S, यानी कि बल गुणा में दूरी। अतः कार्य की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो किया गया कार्य बल के परिणाम, यानी कि जो हमारा परिमाण होता है, और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, नोट कर लीजिए। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ये क्या है, हमारी एक बिना दिशा वाली राशि है। क्योंकि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, अतः बल या विस्थापन किसी भी एक के शून्य होने पर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लो हमारे पास वर्क क्या है, फोर्स गुणा डिस्टेंस, यानी कि बल गुणा दूरी। यदि हम बल 0 कर दें, F 0 कर दें, तो यहाँ पे F का मान क्या आ गया, 0, तो वर्क क्या आ गया, 0 आ जाएगा, क्लियर है। और यदि हम मान लो दूरी 0 कर दें, S बराबर 0 कर दें, तो फिर भी S की जगह, S के स्थान पे 0 रखेंगे तो W F गुणा 0 0 हो जाएगा, तो भी वर्क क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या है, फोर्स ना लगे तो भी कार्य नहीं होगा, दूरी ना हो तो भी कार्य नहीं होगा, तो यानी कि W क्या हो जाएगा, 0। और इसी प्रकार यदि विस्थापन को, दूरी को 0 मान लें तो भी कोई काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब विज्ञान क्या कहता है भी, बल भी होना चाहिए और दूरी भी होनी चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। बल का SI मात्रक, जिसको इंग्लिश में SI लिखते हैं, वो न्यूटन होता है। जैसे हम कपड़ा आप दुकान पे लेने जाते हैं तो मीटर में मापते हैं ना, और सामान लेने जाते हैं तो ग्राम में मापते हैं, तो इसी प्रकार न्यूटन जो है बल का मात्रक है। विस्थापन का SI मात्रक क्या है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे W बराबर क्या होता है, F गुणा में S। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो गया, बल का जो गया न्यूटन हो गया और दूरी का मीटर, तो कार्य का क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। यदि आप देखें, अतः कार्य का SI मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। कार्य की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है, यानी कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर कार्य क्या है, ये आ जाता है कई बार। 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर कार्य क्या है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 1 न्यूटन, ठीक है, और दूरी भी क्या हो, 1 मीटर हो, बल भी 1 न्यूटन लगे, दूरी भी 1 मीटर हो, तो कहेंगे हम 1 जूल काम हुआ है, 1 जूल कार्य हुआ है। तो बल का मात्रक भी क्या है, जूल है, यानी कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है
जब एक न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया की रेखा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। कहने का मतलब हमने किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया और उस वस्तु ने 1 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं 1 जूल बोलते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के क्या रूप हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा कार्य का आपने समझ में आ गया क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की क्रिया बिंदु का गति करना कार्य कहलाता है। कार्य को बल तथा बल की दिशा में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर लिया जाता है। इनकी कार्य कहते हैं दूरी गुणा में विस्थापन। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा देखिए, हम जितने भी काम करते हैं तभी हम काम कर सकते हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी, ताकत होगी। खाना खाएंगे तभी हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ऊर्जा के बिना जीवन बिल्कुल असंभव है। असंभव क्या, हम जी ही नहीं सकते। सृष्टि ने हमारी बॉडी को इस हिसाब से बनाया है और ऊर्जा की खपत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और बड़े हो जाते हैं और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मतलब एज के अनुसार जो है ऊर्जा की मात्रा खपत जो है बढ़ती जाती है। और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ा स्रोत हमारा ऊर्जा का क्या है? सूर्य है, प्राकृतिक स्रोत है। जितनी भी ऊर्जाएं हमारी उत्पन्न होती हैं वो सारी की सारी सूर्य से उत्पन्न होती हैं। इसलिए सूर्य को हम पूजते हैं हमारे ग्रंथों के अनुसार। पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटा से, यानी कि ऊर्जा प्राप्ति का जो स्रोत है वो असीम सब स्रोत है हमारे पास, सूर्य है। सूर्य के बाद जो पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, जैसे आपने देखा होगा ज्वार भाटा भी आता है समुद्र में, वहाँ से भी ऊर्जा मिलती है। पानी से भी ऊर्जा ले सकते हैं। ऊर्जा के रूप कई हैं, एक रूप नहीं है। पेशीय ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है? इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। मतलब फिर क्या हुई ऊर्जा? उसकी कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी कार्य करने की क्षमता। सिंपल सी डेफिनेशन, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, और कार्य का क्या है? जूल है। क्या है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य, इनकी जूल। और 1 जूल कार्य करने के लिए ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा का हम बड़े मात्रक भी यूज़ करते हैं, जैसे किलो जूल हो गया, के जे लिखते हैं जिसको, के का मतलब किलो, तो के का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलो जूल का मतलब 1000 जूल के बराबर हो जाएगी। यानी कि 1 किलो जूल बराबर 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं, इसलिए 1000 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, जब एक तेज़ी से आती क्रिकेट की बॉल विकेट पर लगती है तो विकेट को उखाड़ कर रख देती है। इसी प्रकार एक तेज़ी से आती क्रिकेट की बॉल दीवार पर लगने पर वहाँ पर छोटा सा गड्ढा बना देती है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है कि तेज़ी से आती हुई बॉल जो है आएगी तो उसमें ऊर्जा होती है। कोई भी बॉडी चलती है उसमें ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। जब यह ऊर्जा से भरी बॉल विकेट या दीवार से टकराती है तो बॉल की ऊर्जा विकेट या दीवार में स्थानांतरित हो जाएगी, और जिससे विकेट उखड़ जाता है या कोई निशान पड़ जाता है, दीवार पर छोटा सा छेद बन जाएगा, निशान बन जाएगा। इसलिए तेज़ी से आती हुई बॉल ऊर्जा का जो है रूप है उसको लेकर ऊर्जा को खो देती है। जिस वस्तु से यह टकराती है उस वस्तु या दीवार या विकेट से ऊर्जा समाहित हो जाती है। इसलिए जो विकेट होता है वो उखड़ जाता है, क्योंकि तेज़ी से आती बॉल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और वो कुछ काम करने की क्षमता रखते हैं। जिसमें जितनी ताकत होगी, जितनी ऊर्जा होगी, उतना ही वो काम करता है। उसी प्रकार जब एक हथौड़ी को उठाकर उसे किसी लकड़ी या दीवार पर कील को रखकर मारा जाता है तो जो हथौड़ी की ऊर्जा थी वो आ गई कील में, और कील जो है कहाँ चलेगी? दीवार के अंदर चली जाती है। हथौड़ी से चोट से कील इसलिए अंदर चले जाती है कि उठा हुआ हथौड़ा काम करने के लिए तैयार होता है और उसमें ऊर्जा आ गई, और ऊर्जा कील में स्थानांतरित होगी और ट्रांसफ़र कहाँ होगी? वो दीवार में चलेगी। मतलब क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है हमारे पास। और इसका मात्रक क्या हो गया?
जूल हो गया। और 1 जूल क्या होगा? 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। सिंपल सा पॉइंट है, याद करेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है, या दूसरे शब्दों में यदि किसी वस्तु पर या कोई वस्तु कार्य कर सकती है तो उसमें ऊर्जा होती है। एक वस्तु जिसके द्वारा कार्य किया जाता है कि ऊर्जा का ह्रास तथा वस्तु जिस पर कार्य होता है द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है। अब बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार कितने हैं। देखिए, ऊर्जा के प्रकार को हम वैसे नाम नहीं ले सकते क्योंकि ऊर्जा का कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान की भाषा में हम ऊर्जा के रूप मानकर चलते हैं। सबसे पहले क्या आती है हमारी? यांत्रिकी ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि जो काम करने की ऊर्जा है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगी। मोटर चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो सारी क्या है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी बोलते हैं जिसको, स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा जिसको हीट एनर्जी बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा जिसको लाइट एनर्जी बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी जिसको इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। या साउंड का तो हमारे पास नेक्स्ट लेक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे इस टॉपिक में 2 तरह की ऊर्जाएं लेकर चलेंगे। एक तो लेंगे स्थितिज ऊर्जा और एक लेंगे गतिज ऊर्जा। मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। तो कहने का हम चर्चा करेंगे मैकेनिकल ऊर्जा के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन ऐसे, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? और तो जैसा कि हमें पता है यांत्रिक ऊर्जा किसका जोड़ है, किसका योग है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का जोड़ है। तो बात करते हैं पहले गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है। काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, मीनिंग हिंदी में क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब है वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में उस समय होती है जब वह गति में होती है। नोट कर लीजिए, गतिज ऊर्जा कब होगी? जब बॉडी गति में होगी तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो गतिज ऊर्जा की हम डेफिनेशन क्या लेते हैं? किसी वस्तु में ऊर्जा जो उसकी गति के कारण पैदा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्लियर है ना? किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा जो उसकी गति के कारण पैदा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहें, उदाहरण के तौर पर जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उस समय उस वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु के गति में होने के कारण अलग होती है। क्लियर है ना पॉइंट? अब दूसरा पॉइंट जो नोट करने का है इसमें वो नोट कर लीजिए। तो ये जो ऊर्जा है इसके आप एग्जाम्पल कैसे देंगे? जैसे हमने पढ़ा भी गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा जो उसकी गति के कारण पैदा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना? उदाहरण में मान लो आप दौड़ रहे हैं तो आपके अंदर गतिज ऊर्जा है, पानी चल रहा है, पंखा चल रहा है, जो भी चलती हुई बॉडी होगी उसमें क्या होगी? उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा फिर क्या लेंगे? इंग्लिश में क्या होता है? काइनेटिक शब्द होता है जिसको ग्रीक जो वर्ड है काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति। इसके अनुसार शब्द काइनेटिक एनर्जी का अर्थ हो जाता है गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा या गति से उत्पन्न ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा के हमारे पास कई डेफिनेशन आ चुकी हैं। तो मुख्य रूप से फिर डेफिनेशन क्या रहेगी? किसी वस्तु में ऊर्जा जो उसकी गति के कारण पैदा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मान किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में लिए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे ही वस्तु त्वरित होती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा तब तक बराबर रहता है जब तक वस्तु की रफ्तार नहीं बदलती। जब वस्तु अवतरित का मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डी एक्सेलरेट, यानी कि आव कम हो गई तो रफ्तार कम होगी तो कार्य भी कम होना शुरू हो जाएगा और गति भी कम होनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल।
एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, एक तेजी से चलती हुई वस्तु किसी धीरे चलती हुई वस्तु की अपेक्षा अधिक काम करती है। बंदूक से छूटी हुई गोली, पंखे की घूमती हुई ब्लेड, घूमता हुआ पहिया, तेजी से चलती हुई हवा, गतिशील पत्थर, ये सभी काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जो भी वस्तु गति में है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही बंदूक से छूटी हुई गोली किसी चीज़ को छेद कर देती है, तो वो क्यों, क्योंकि जो गोली है उसमें गतिज ऊर्जा है, गति के कारण गतिज ऊर्जा, इसलिए वो उसके अंदर दीवार के अंदर छेद कर रही है। तेजी से फेंका गया पत्थर किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, खिड़की को तोड़ सकता है। क्यों, क्योंकि जो बॉडी गति में है उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, और जैसे ही वो किसी बॉडी से टकराती है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होने के कारण वो नुकसान कर देती है या फ़ायदा करती है। वो सिचुएशन के अनुसार होते हैं। बच्चे जो हैं क्या करते हैं, आपने कभी किया हो, फल फ्रूट हैं पौधों पर लगे होते हैं तो तोड़ते हैं, तो नीचे से पत्थर उठा कर मार देते हैं तो अमरूद टूट जाता है। क्यों, एनर्जी होगी तभी तो टूटेगा ना वो। एक तेज़ी से चलती हुई ब्लेड किसी चीज़ को काट देती है, सब्जियां काटते हैं तो गति में आएगा तभी काटेंगे ना। तो ये इस तरह के कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं। आंधी में देखा होगा आपने, तेज़ हवाएं चलती हैं, वृक्षों को उखाड़ फेंकती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ताकत है। ताकत क्यों है, क्योंकि वो चल रही है तो एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है ना। किसी भी वस्तु को घायल कर सकती है। आंधी आती है, तेज़ हवाएं चलती हैं तो सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। तेज़ हवाएं घरों की छत को भी पाट देती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, अर्थात चलती हवा कार्य कर सकती है। मतलब कोई बॉडी जब चल रही है तो वो क्या कर सकती है, काम कर सकती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप शायद आपको समझ में आ गया। तो पवन ऊर्जा चलती ऊर्जा का प्रतिफल है। अतः एक वस्तु जो गति में होती है उसमें ऊर्जा निहित होती है, और यह ऊर्जा गति ऊर्जा कहलाती है। तो ये था गतिज ऊर्जा का बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट। अब करते हैं गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण क्या है। बिल्कुल आसान है ये भी। गतिज ऊर्जा आप समझ गए होंगे, किसी वस्तु में ऊर्जा जो उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लेते हैं गणितीय मैथमेटिकली क्या करेंगे, मान लिया एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, हमारे पास m है, जिसको पुंज बोलते हैं, और एक समान वेग u से गतिशील है। क्यों गतिशील होगी तभी उसमें गति ऊर्जा होगी, इसलिए एक तो हमने उस वस्तु का द्रव्यमान मान लिया m, और मान लिया कि जब उस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगाया जाता है तो वो कुछ दूरी तय करेगी। ठीक है ना। तो वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स गुना डिस्टेंस होता है, यानी कि W बराबर क्या होता है, Fs होता है। ये मान लिया हमने। मान लिया कि वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसका वेग v से बदलकर u हो जाता है। भी मान लो शुरू में वेग v था, मान लो क्या है, शुरू में वेग क्या था, अभी मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा था या 3 किलोमीटर जो भी था, और बाद में कितना हो गया, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब u से v हो गया, बदलाव हो गया उसमें। तो वेग बदलने के कारण त्वरण होगा। वेग बदलने के कारण क्या होता है, हमारे पास त्वरण होता है। तो आपने गति का जो दूसरा समीकरण किया था उसमें क्या था, v स्केयर इजिकल टू यू स्केयर बराबर 2as, मतलब सॉरी v स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as था हमारे पास। v स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as, ये फार्मूला था हमारे पास। तो यहीं से फार्मूला बना दिया यहाँ पे, v स्केयर बराबर यू स्केयर जमा 2as, ये गति का हमारे पास जो है तीसरा समीकरण है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, s चाहिए। तो ये 2s एक स्थान पर रह गया, तो ये दोनों एक साइड आ गए, साइड चेंज होगी तो निशान भी चेंज होगा। तो s कितना आ गया फिर हमारे पास, v स्केयर माइनस यू स्केयर बटे 2a, ये क्या आ गई, दूरी आ गई हमारे पास। अब काम क्या होता है, वर्क, बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन, यानी कि W बराबर F गुणा में S होता है। अतः S का मान यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए ये जो S है और जो ये S है, ये मान यहाँ पे रख देना है हमने। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, F S था ना हमारे पास, तो यहाँ पे हो गया v स्केयर माइनस यू स्केयर बटे 2a। क्लियर है ना।
अब F बराबर एम ए ऊपर के समीकरण में रखने, लेकिन हमने भी पढ़ा है फोर्स क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन, इनके द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब यहाँ पे हम बात रखेंगे बल का मान रख दो यहाँ पे, तो बल का मान रखने से एम ए और सेम आ गया। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास 1/2 और m इंटू एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर हो गया। क्लियर है ना पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लिया कि गतिशील होने से पहले वस्तु का वेग 0 था। कोई मान लो फुटबॉल पड़ी है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि u 0 मान ले, तो ये क्या हो गया 0 हो गया शुरू में, ये शुरू में क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो w क्या हो गया हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर। ये है हमारे पास गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ये क्या है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत आपके काम आने वाला है। तो w बराबर क्या हो गया 1/2 mv की 2, m क्या है बॉडी का द्रव्यमान, v क्या है उसकी वेलोसिटी, यानी कि m द्रव्यमान और एक समान v से गतिशील ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी यदि मान लिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर हमारे पास E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। उदाहरण के तौर पर यदि किस तरह से हम यूज़ करेंगे फार्मूले का, 15 किलोग्राम की एक वस्तु, तो m कितना आ गया 15 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, वे कितना आ गया v बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस फार्मूले में रख दो, m के स्थान पे 15 रख दो, v के स्थान पे 4 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास गतिज ऊर्जा यदि निकालनी है। तो क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है 1/2 mv की 2, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है 1/2, ये फार्मूला है हमारे पास। m कितना है 15 है और v कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि v स्क्वायर इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 120 जूल, कितना आएगा, क्योंकि ऊर्जा को जूल में मापते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और हमारा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए जैसे हमने गति पढ़ा था, किसी वस्तु में उसकी गति, यहाँ पे स्थिति के स्थान पे क्या था गति था, क्या था गति, अब गति के स्थान पे क्या आ गया स्थिति आ गया, यानी किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण या उसके आकार के कारण पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल में मान लो, कहने का मतलब यदि कोई बॉडी एक जगह पे खड़ी है या पड़ी है, तो उसमें उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण, उसकी शेप के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए लेते हैं, जिसे छत के ऊपर रखा गया है कोई भी पत्थर, तो पत्थर को छत पर रखने में ऊर्जा का इस्तेमाल जरूर होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी है भाई सभी पे काम करती है। अब जो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करता है, ग्रेविटी के बराबर में काम करता है, तो वो वहीं रह जाता है। तो यह ऊर्जा उस पत्थर में जमा हो जाती है, जब पत्थर नीचे की ओर गिरता है तो किसी को चोट पहुंचा देता है। ऐसे ही गुलेल की डोरी को आपने खींच लिया, तो खींचने तक उसमें स्थितिज ऊर्जा आती है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा बदल गई गतिज ऊर्जा में और उसने चला दिया उसको। एग्जाम्पल देखिए, जब एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ा जाता है तो पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो पहले क्या था स्थितिज ऊर्जा जी, फिर हमने गतिज बल दी, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा स्थितिज ऊर्जा में आ जाती है। यानी खींचने के बाद एक रबर बैंड लंबा या बड़ा हो जाता है, अर्थात रबर बैंड की स्थिति बदल जाती है। खींचने के क्रम में रबर बैंड पर बल लगाया जाता है, अर्थात रबर बैंड को फुलाने के लिए कुछ काम किया जाता है। यह कार्य फैले हुए रबर बैंड में ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि फैला हुआ रबर बैंड की नई स्थिति होती है। जब फैले हुए रबर बैंड को छोड़ा जाता है तो वो पुरानी की पुरानी स्थिति में जाता है। छल्ला लेके देखिए आप, उसको फैलाइएगा, फैलाओगे तो ऊर्जा लगी, ऊर्जा से वो उसका आकार बढ़ गया, फिर उसी में आ जाता है, तो इनके उसके आकार में बदलाव हो रहा है ऊर्जा के कारण। अतः बल लगने के बाद फैला हुआ और एक रबर बैंड में उसकी नई स्थिति के कारण ऊर्जा आ गई, संरक्षित हो गई। रबर बैंड की नई स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा क्षमा हो जाती है, इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक एग्जाम्पल और लेके चलेंगे, जब एक खुलने वाले कार के अंदर स्प्रिंग पर चाबी लगाते हैं तो खिलौना कैसे दौड़ता है, तो यानी कि जो स्प्रिंग है उसमें स्थितिज ऊर्जा भर दी हमने,
और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो गति में आ जाएगा और खिलौना जो है कूदना शुरू कर देता है हमारे पास। यानी कि स्प्रिंग में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। स्प्रिंग के बाइंड होने पर ऊर्जा बनती है, स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। और जब स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, कार चलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कार चलती है क्योंकि उसमें अपनी स्थिति ऊर्जा थी, उसने अपना रूप बदल लिया है। अब देखिए भाई, ऊंचाई है तो ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। जब किसी वस्तु को एक खास ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा उस वस्तु को ऊपर उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो काम करती है वो उसी के बराबर होती है। उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी कहते हैं। अब उसको हम कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, मान लीजिए जैसे हमने अभी गतिज ऊर्जा किया है ऐसे इसको करेंगे। मान लो m तो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और h जैसे मान लो ये कोई बॉडी है m जिसका द्रव्यमान है, इसको हमने उठा दिया यहाँ तक और दूरी मतलब हाइट क्या ले ली, h ले ली। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स गुणा डिस्टेंस, ये हमें पता है। उठाने में किया गया काम फोर्स गुणा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर विस्थापन का मान क्या रहेगा, h रहेगा। अब दूरी क्या बनेगी, h। भाई यहाँ से हमने यहाँ तक उठा दिया इसको, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगी ना, तो इसलिए h के स्थान ले लिया हमारे पास, यानी कि s के स्थान पे h आ गया, यानी कि वर्क क्या हो गया, फोर्स गुणा में हाइट हो गया। फिर वही बात हमारे पास, फोर्स किसके बराबर होता है, m में, ये आपको याद होगा अभी पिछले उसमें किया हमने, तो mg बन गया हमारे पास। फोर्स क्या हो गया, ma, यहाँ पे ma रखेंगे f के स्थान पे, तो यहाँ क्या हो गया, f के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास ma, और यहाँ पे क्या आ गया h। यदि आपको याद हो तो a किसके बराबर होता है, गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, तो यहाँ पे फिर क्या बन गया g, यानी कि f बराबर किसके बराबर होता है, ma, और a किसके बराबर होता है, g के बराबर, इसलिए f क्या बराबर हो गया, mg। तो यहाँ पे mg रखेंगे तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, mgh। तो ये बन गया हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जब कोई बॉडी हाइट h पर होती है। वस्तु द्वारा उपार्जित ऊर्जा यानी कि mgh EP है, और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या सिंपली स्थितिज ऊर्जा, और लिखते किसको हम, mgh से। तो निकालेंगे कैसे, एक फार्मूला देख लिए। एक 50 किलोग्राम, यानी कि ये तो क्या हो गया, m हो गया हमारे पास, ठीक है। द्रव्यमान की वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी यदि उसमें जमीन से 10 मीटर उछा दिया, h कितनी होगी, 10, h क्या हो गया हमारे पास 10, और g कितना दे दिया इसने 9.8। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, mgh, mgh होता है फार्मूला, ठीक है ना। m कितना है 50 और g कितना है 10 या 9.8 और h कितना है 10, तो इन तीनों को वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो कितना आ गया फिर 50 गुणा में 9.8 गुणा में 2 गुणा में 10, ये मीटर की 2 है, मीटर पर सेकंड स्केयर है, 9.8 मीटर पर सेकंड शक्ति है मतलब ये। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4900 जूल आ जाएगा। वस्तु में निहित स्थिति ऊर्जा 4800 जूल के बराबर हो जाएगी लगभग। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपको याद रखना है, बड़ी क्लासों में भी काम आएगा। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, भी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब हमारे संसार की टोटल एनर्जी, टोटल ऊर्जा नहीं बदलती कभी भी, वो बराबर रहती है, संरक्षित है, कांस्टेंट है। हाँ, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदल रही है। जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल में ऊर्जा, उसमें यदि हम आग लगाएंगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बिजली बनाते हैं हम, पानी से बिजली बनती है, तो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी, अलग अलग तरह की एनर्जी बन सकती है। तो इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं गेंद का, जो किसी छत पर रखी है। जब गेंद छत पर रखी हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी,
कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। लेकिन गति ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि विराम अवस्था में होती है। जब गेंद को नीचे गिराते हैं तो उसकी ऊंचाई घटने के साथ साथ उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है, ठीक है ना। लेकिन वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। देखिए धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा थी तो स्थितिज ऊर्जा खत्म, बन गई कौन सी, अब गतिज ऊर्जा बन गई। तो ज़मीन से टकराएगी, फिर वेग ज़्यादा होगा, ऊंचाई शून्य हो गई, तो फिर दोबारा से स्थितिज ऊर्जा में आ गई वो। मतलब एक ऊर्जा कभी जीरो बन रही है, कभी ज़्यादा बन रही है, कभी कम बन रही है। मतलब कहने का क्या है, हर स्थिति में टोटल जो है ऊर्जा हमारी शून्य रहती है, यानी कि बराबर रहती है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि अचर, ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कुल योग अचर होता है। इस ऊर्जा के संरक्षण को ही हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जोड़ टोटल कांस्टेंट होता है। अचर का मतलब कांस्टेंट, जो ना बदले। एग्जाम्पल, कोयले में संरक्षित ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा में बदल देता है। कोयले को हम जलाते हैं तो प्रकाश मिलेगा, उष्मा मिलेगी, हीट मिलती है हमें। कोयला एक ईंधन है जिसके जलाने पर उसमें संरक्षित ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, गाड़ियों में डालते हैं तो किस तरह की एनर्जी हमें मिलती है। गाड़ियाँ चलती हैं अपने आप, हीट एनर्जी बनती है, एसी चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है। तो ये सारा जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदल रही है। थर्मल पावर स्टेशन में ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलती है, आपने देखा होगा। हमारे घरों में बिजली आती है, थर्मल पावर स्टेशन से आती है, हाइडल से भी आती है, जो पानी की ऊर्जा होती है उससे भी बनती है। तो थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को जलाकर ऊष्मा बनाई जाती है। फिर ऊष्मा से क्या करेंगे, ऊर्जा से पानी को गर्म करके भाप बनती है। फिर भाप से टरबाइन चला जाते हैं और टरबाइन से हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है, और यांत्रिक ऊर्जा से हम जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से हमें बिजली मिलती है। यदि जैसे आपने जनरेटर देखा होगा ना, जनरेटर में क्या करते हैं, उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। उसको जब हम चलाएंगे तो जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदलेगी, चलेगा वो, और चलने से फिर उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, जिसको हम डायनमो के द्वारा या जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। और ये फिर जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में चली जाती हैं। तो यानी कि जो हमारी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, टोटल स्थितिज ऊर्जा प्लस टोटल गतिज ऊर्जा बराबर अचर, कांस्टेंट होती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, mgh। गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 m²। ये किसके बराबर होता है, अचर, न बदलने योग्य, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप याद रखेंगे इसको। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, जूल जो है सबसे छोटा मात्रक है, हमने पढ़ा था। जूल जो है सबसे छोटा मात्रक है, इसलिए बड़ी मात्रा को दिखाने के लिए किलोवाट घंटा यूज़ करते हैं। किलो का मतलब 1000। मान लीजिए कोई मशीन 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब वो 1 किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट घंटा, जो घरों में बिजली के मीटर होते हैं ना, उसमें भी 1 किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। यदि आपको याद हो, किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1000 गुणा में 1 घंटा, और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, 60, मिनट कितनी होती हैं, 60, इसलिए 60 गुणा 60। यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमारे पास 3 0 1 4 1 5 0 आ गई, ठीक है ना। यानी कि 36 लाख जूल के बराबर आ गया ये। यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा मैथमेटिकली, 3 गुणा में 10 की शक्ति 6 जूल। याद रखेंगे, 3 गुणा में 10 की शक्ति 6 जूल। 1 किलोवाट को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। आपके घर में बिजली के मीटर में यूनिट की दर से बिजली की खपत मापी जाती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। कोई अभिकर्ता एजेंट है तो शक्ति का मैथमेटिकली फार्मूला क्या होता है, P बराबर W गुणा T। P बराबर W गुणा T, यानी कि कार्य गुणा में समय होता है। तो शक्ति की परिभाषा क्या है, कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि कार्य गुणा में समय। शक्ति का मात्रक भी क्या है, जूल है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर, वही सेम। तो जूल पर सेकंड आ जाता है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था। हमने जो है एक ही वीडियो में
पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है और आशा है कि आपको लेसन ज़रूर समझा गया। तो वीडियो आपने पूरा देखा, आपका धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, उसमें हम करेंगे अभ्यास और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तब तक लेते हैं इजाज़त, जय हिंद।